नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत शेखर आपका फैक्ट चेक के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि पुरानी जितनी भी हमारी एपिसोड्स हुई हैं उसमें जो फैक्ट चेक्स हमने किए हैं उससे आप संतुष्ट होंगे और उसके बारे में जो भी कुछ फीडबैक्स और सुझाव सजेशंस देना चाहें वो हमें खुलकर आप दे सकते हैं और हम आपके सुझाव सजेशंस पर ध्यान देके इस चीज़ को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारे फैक्ट चेक करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे रोज़ के जीवन में बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आते रहती हैं और उसमें से सारी न्यूज़ सही नहीं होती है। बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं। आज एआई का ज़माना आ गया है। बिल्कुल तस्वीर और पिक्चर या वीडियो हो या किसी तरह से भी छेड़छाड़ किया जा सकता है और उसको बिल्कुल ओरिजिनल के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है जिससे कि कोई भी भ्रम खा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम फैक्ट चेक ज़रूर करें और इस कार्यक्रम का भी यही मकसद है कि हम आपको अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में, न्यूज़ के बारे में बताएं जिससे कि आपके भी माइंड में जितनी भी तरह की बातें आती हैं किसी न्यूज़ को लेकर वो क्लियर हो सके। और हमारा प्रयास रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूज़ कंटेंट अपने एक एपिसोड में लिखा है ताकि उनका बेटर एनालिसिस करके हम आपको उसका तर्क समझा सके। ठीक है, हम आज के एपिसोड शुरू करते हैं और हमने आज का जो फैक्ट चेकिंग किया है इसमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लिए गए हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल से लिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमने लिया है, आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसका संबंध बीजेपी के एक नेता से दिखाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि वो बीजेपी का नेता है जो बीजेपी की ही जो कार्यकर्ताएं हैं, बिटिया हैं, उनको वो कहीं घुमाने ले जा रहा है। क्या है ये वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक दावा ये किया जा रहा है वीडियो में और जो पोस्ट है उसमें कि चंदन कुमार सिंह जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और अब बीजेपी नेताओं की बेटियों को टारगेट कर रहा है। उसने पहले मुसलमान महिलाओं को, फिर हिंदू नाबालिग लड़कियों को इंस्टाग्राम पर डॉक्स किया और अब बीजेपी नेता परिवारों को टारगेट कर रहा है। डॉक्स करने का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि किसी की भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशंस होती है, मोबाइल नंबर है, घर का एड्रेस है, ईमेल आईडी है, इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से किसी पोस्ट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से किसी भी तरह से सार्वजनिक कर देना, तो इसको डॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ वो बीजेपी के नेता पर यही आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है और बीजेपी के परिवार को टारगेट करके पैसे कमाने का साधन देख रहा है। तो इसको हम सच्चाई जानने की कोशिश किए हैं। इसमें वर्ल्ड न्यूज़ जूबियर का जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से हमें कुछ जानकारियाँ मिली है और उसमें जो हमारे सामने सच्चाई आई है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ऑल्ट न्यूज़ की जांच में पाया गया है कि कुछ ट्विटर हैंडल से पत्रकार राना अयूब का निजी नंबर लीक किया गया था और उन्हें जान से मारने और बलात्कार की धमकियां मिली। यह ऑनलाइन उत्पीड़न काम एक व्यक्ति चंदन कुमार नाम से किया गया था, पर इस व्यक्ति का कोई आधिकारिक तौर पर बीजेपी पदाधिकारी, राजनीतिक नेता होने का विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। वह सोशल मीडिया हैंडल्स का एडमिन बताया गया है, न कि कोई साक्ष्य आधिकारिक बीजेपी नेता पद पर है। तो ये एक फेक अकाउंट से बीजेपी नेता बन के
इंस्टाग्राम पर और बाकी जगह पोस्ट करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था और अलग अलग तरह से उत्पीड़न का काम करता था। तो इसको चंदन कुमार नाम से ये सोशल मीडिया था, लेकिन इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, ये बताया गया है, ये छानबीन में पाया गया है। बीजेपी के किसी बिहारी या केसरी मंत्री परिवार को निशाना बनाने के दावे का कोई भरोसेमंद मीडिया या फैक्ट स्रोत नहीं मिलता है क्या कि इसको दावा ये किया गया कि ये बिहार का एक मंत्री है, बीजेपी का मंत्री है जो इस तरह के काम कर रहा है। तो इसलिए यह स्पष्ट तौर पर गलत असत्य है कि चंद्र कुमार सिंह कोई बीजेपी नेता या बीजेपी से जुड़े मंत्री हैं। यह फैक्ट नहीं पाया गया है उन्होंने बीजेपी नेताओं की बेटियों को टारगेट किया हो। तो ये फैक्ट नहीं पाया जाता है। ये जो खबर फैलाई जा रही है, जो पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह दावा भ्रामक गलत है और इसे पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत मौजूद नहीं है। किसी सोशल मीडिया हैंडल के एडमिन के बारे में फैलाया गया पूरा राजनीतिक आरोप तथ्य जांच योग्य ही नहीं है। तो ये इस पोस्ट के जो हमने एनालिसिस किया और इसके बारे में जांच पड़ताल की, तो उसमें हमने ये पाया ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है और किसी बीजेपी की नेता का नाम बताकर और उसका आइडेंटिटी एक बिहार के मंत्री के रूप में दिखाकर इस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ, जो हमने लिया है क्विक फैक्ट चेक के एक ट्विटर पोस्ट से। उसमें क्या है कि ये दिखाया जा रहा है कि ये 22 जनवरी 2026 का पोस्ट है। उसमें दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे उन्हें मैदान पर नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है और पीछे टीम के साथ साथी फोटो लेते नजर आ रहे हैं। मतलब क्या है कि वो जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद सिराज, वो नमाज ऑन ग्राउंड नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी क्रिकेटर्स जो हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स वो उनका फ़ोटो ले रहे हैं। तो इस तरह की जो जो इमेज है, जो फ़ोटो है, वो वायरल की जा रही है। तो इसका फैक्ट चेक किया गया, इसका जांच की गई, तो हमने पाया कि इसमें जो तस्वीर है वो बिल्कुल एआई के थ्रू बनाया गया है। एआई के थ्रू बिल्कुल हूबहू शक्ल की और पर्सनैलिटी की बनाई जा सकती है, तो वही बनाया गया है, यह असली नहीं है। ना तो कोई ऐसी वास्तविक घटना हुई है, ना ही यह फोटो किसी असली मैच या प्रैक्टिस सत्र की है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यह वायरल जो किया गया है तस्वीर, ये जनरेटेड है, जो सही नहीं है, गलत है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी यही होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो अब एआई के माध्यम से आज हमारे सामने फेक न्यूज़ का लगातार बहुत ही तादाद में हमारे पास आ रहे हैं, तो उसको हम फैक्ट चेकिंग आगे फिर शेयर करें या उसके बारे में बात करें, अथवा जब हम जान जाए, समझ जाए, तो उसको फिर डिलीट कर दें या हम उसके बारे में लोगों को बताएं। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। ये खबर है द वायर में छपा है 22 जनवरी 2026 का है। शीर्षक है इसका टॉप 1% ओन 43.8%। Oxfam is the latest of global reports that link inequality to political power asymmetry। मतलब समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या दावा किया जा रहा है। यह रिपोर्ट ऐसा है कि यह एक वास्तविक रिपोर्ट है जिसपे ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने 19 जनवरी 2026 को जारी किया है। शीर्षक है रेजिस्टिंग द रूल ऑफ रिच, डिफेंडिंग फ्रीडम अगेंस्ट बिलियनियर पावर। तो ये दावा किया जा रहा है कि इसमें जो रिच पर्सन्स हैं वो समय के साथ रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो समय के साथ गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो फैक्ट रखा गया है, इसके संबंध में आंकड़े भी दिए गए हैं। तो ये जो दावा है ये सही है, ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको दर्शाता है
मुख्य दावे और क्या है इसमें कि अरबपतियों की संख्या 3000 से ऊपर है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में जो अरबपति की संख्या है वो 3000 से अधिक अरबपति हैं। तो ये आंकड़ा भी सही पाया गया है। दूसरा बताया गया है अरबपतियों की संपत्तियां रिकॉर्ड ऊंची स्तर पर पहुंच गई है। तो अरबपतियों की कुल संपत्तियां 18.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, इतिहास में सबसे ज़्यादा है आज के समय में। ये भी सही है इसके आंकड़े। तीसरा ये दावा करती है वो कि अरबपति और राजनीतिक शक्ति दोनों उनके पास होती है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि अरबपति आम लोगों की तुलना में लगभग 4000 गुना अधिक राजनीति में शक्ति रख सकते हैं। सही बात भी है, जब आपके पास पैसा रहेगा तो पावर खुद ब खुद आपके पास आता है, और यह पावर अट्रैक्ट करता है पैसे को, पैसा अट्रैक्ट करता है पावर को। तो इसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यकाल, प्रभाव, मीडिया, ये सभी जो है वो जिनके पास पैसा है, जो बिलियनर हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, धनी हैं, रिच है, वो उनके पास राजनीतिक पावर भी होती है। बातों में सावधानी क्या है कि इसमें कुछ मीडिया और विश्लेषण जैसे ट्विटर, रेडिट, शॉर्ट समरी ऑक्सफैम के आंकड़ों की तुलना आय और संपत्ति को मिलाकर देते हैं, जो मूल रिपोर्ट के शब्दों से बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जितनी भी बातें इसमें कही गई हैं एक एक लाइन सही है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर नज़र आता है बाकी सोर्सेस के जो आंकड़े हैं उसमें, उसके जब हम कंपेयर करते हैं तब। अच्छा, 1% के पास दुनिया की आधी आय संपत्ति है जैसा कथन अलग स्रोतों से अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, पर मूल रिपोर्ट उस विशेष प्रतिशत को उसी रूप में विशेष रूप से नहीं बताती है। मतलब कि 1% इसमें बताया जा रहा है कि सारे संपत्ति जो है वो आधी संपत्ति धनी लोगों के पास है। तो ऐसा परसेंटेज के हिसाब से बाकी सोर्सेस का अगर आंकड़े देखा जाए तो परसेंटेज का क्लियर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारी रिपोर्ट अस्तित्व में है, और ज़्यादातर दावे कि अमीरों की बढ़ती संपत्ति और राजनीतिक प्रभाव रिपोर्ट से समर्थित है। कुछ आंकड़े जैसे 43.8% विशेष संदर्भ गणना पर निर्भर कर सकते हैं और सीधे रिपोर्ट में उसी रूप में नहीं मिलते हैं। तो कुछ दावे सही पाए जाते हैं, कुछ दावे थोड़े ऊपर नीचे करके प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है ये रिपोर्ट सही है, और जितनी भी समाज में ये इनइक्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है, तो इसको कम करने के लिए जो भी हो सकता है वो कदम सामाजिक तौर पे और सरकारी तौर पे उठाना ज़रूर चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि ये इनइक्वालिटी ख़त्म होगी और इससे अच्छे से अच्छी ये सुविधाएं और अच्छे से अच्छी जीवन का स्तर सब लोगों का बेहतर होगा। आगे की रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ जो है वो द फ्री प्रेस जर्नल में छपी है हाल के दिनों में, और उसका जो शीर्षक है, हेडिंग है वो रेडिकुलस क्रॉप इंश्योरेंस पे आउट, फार्मर गेट्स जस्ट 2.72 रुपीज़। ये क्या है? ये एक पोस्ट है जिसमें एक तस्वीर में दिखाया गया है कि फार्मर के हाथ में 2.72 रुपीज़ ही है, और इसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि फ्री जनरल में खबर छपी कि यूपी के बरेली में एक किसान को फसल बीमा के तहत सिर्फ 2.72 मिले। तो रुपये सिर्फ 2 रुपये 72 पैसे उसको फसल बीमा में मिले, ऐसा बताया गया, दावा किया गया। जब इसकी सच्चाई हमने जानने की कोशिश की, इसको फैक्ट चेकिंग किया, तो ये बिल्कुल भ्रामक और आपको सत्य से बहुत दूर ले जाता हुआ एक फर्जी इमेज है, फर्जी खबर है। ऐसा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड आंकड़े में ऐसी कोई खबर नहीं मिलती है। यहाँ तक कि द फ्री प्रेस जर्नल जिसमें यह प्रकाशित
से होने की बात की जा रही है, वह उसमें भी, उस जर्नल में भी, उस अखबार में भी ऐसा कोई भी पोस्ट छपा नहीं है। पर सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं और लोग बिलीव करते हैं और फिर उसके बाद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तस्वीर और लेआउट एडिट भ्रामक लगते हैं। फसल बीमा में भुगतान क्षेत्र आधारित आकलन से होता है। इस तरह का दावा बिना दस्तावेज के सही नहीं माना जा सकता है। तो जो दावा किया गया है वो बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसके सामने उसके आंकड़े और जो किस तरह से ये कैलकुलेशन किया गया वो भी होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावा किया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि 2.72 मुआवजे वाली खबर भ्रामक है और इसके सबूत बिना से शेयर ना करें। तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है तो ना शेयर करें, यही हमारी अपील रहती है आप सब से भी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर फ्री जनरल प्रेस से ही लिया गया है। 31 जनवरी 2024 की रिपोर्ट है। यह ANI की रिपोर्ट पर आधारित खबर है, जो बजट 2024 से ठीक पहले प्रकाशित हुई थी। हेडलाइन था ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रेज टू 20%। तो ये फैक्ट चेक में पाया गया कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही कटिंग के संदर्भ भ्रामक नहीं है। यह खबर ANI की रिपोर्ट पर आधारित है, द फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित हुई है। कहा क्या जा रहा है कि खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने फ्लैट पैन डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% की थी, जबकि ओपन सेल्स और प्रमुख कंपोनेंट्स पर BCD घटाकर 5% कर दी गई थी। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। तो ये खबर सही है कि हाँ, गुड्स में जो ड्यूटी है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में वो 20% कर दी गई है। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि बजट से पहले लिए गए फैसले से जुड़ी ये बात है, फैक्ट है, और इसमें मौजूदा समय में नया फैसला बताकर शेयर करना भ्रामक हो सकता है। तो इसको ऐसा ना शेयर किया जाए कि ये अभी के समय में इसको 20% जी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पर की गई है। तो ये 2024 की घटना है जो बजट सत्र के पहले की है। ठीक है, ये न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ पर। यह है एक्स पर एक पोस्ट आया है 22 जनवरी 2026 को। इसमें किसी हैंडल से पोस्ट किया गया है कि पुणे रैंक सेकंड वर्ल्ड वर्स्ट फॉर ट्रैफिक इन इंडिया आफ्टर बेंगलुरु। कम्यूटर्स टेक 33 मिनट्स टू ट्रैवल 10 किलोमीटर। बताया क्या जा रहा है इस रिपोर्ट में कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में पुणे भारत के सबसे ट्रैफिक जाम वाले शहरों में दूसरे नंबर पर है, सिर्फ बेंगलुरु के पीछे। पुणे में ट्रैवल्स टाइम औसतन 10 किलोमीटर के लिए लगभग 33 मिनट लग जाते हैं। तो ये जो दावा किया गया है ये बिल्कुल सही है। पुणे जो है वो बेंगलुरु के बाद सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। रिपोर्ट में और भी बताया गया है कि पुणे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 5 सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों में शामिल है। ये भी दावा है, ये भी सही है। कुछ पुराने या अलग डेटा में नंबर बदलते दिख सकते हैं, जैसे 2024 का इंडेक्स पर नवीनतम 2025 रिपोर्ट यही स्थिति दर्शाती है। तो कुछ जो आंकड़े प्रेजेंट किए गए हैं उसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो सकता है, पर ओवरऑल ये पुणे और बेंगलुरु के बारे में जो बताया गया है, पुणे में ट्रैफिक ज़्यादा है, ये सही बात है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये भी एक्सपोस्ट एक सचिन छाबरा करके हैंडल से है, 22 जनवरी 2026 को ये प्रकाशित की गई है। इसमें बताया गया है वाई गिग्स वर्क एग्जिस्ट, स्केपिंग ब्रूटल लेवल, नॉट चूजिंग बेटर जॉब। एक तो इसमें भी प्रकाशित हुई है और यही खबर दूसरे जर्नल में भी प्रकाशित हुई है जो theguardian.com है, और उसमें भी outrage as sugar cane workers in India still begin pushed into having heightened hysterectomies। मतलब क्या होता है, इसका क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बीड जिले में गन्ना की कटाई से जुड़ी महिलाओं में असामान्य रूप से ज़्यादा हिस्टेरेक्टोमी के मामले सामने आए हैं। हिस्टेरेक्टोमी जो होता है वो गर्भाशय निकालने का होता है, बच्चादानी जिसको बोलते हैं।
वो निकालने के लिए कई सारे इसमें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई सरकारी व मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ठेकेदारी मजदूर लंबे काम के घंटे, छुट्टी न मिलना और आर्थिक दबाव इसकी भारी वजह है। यानी कि आपको छुट्टी ना लेना पड़े प्रेगनेंसी के दौरान, या आप काम ना कर सकें, इसलिए उस चीज़ को अमानवीय तरीक़ा से बच्चेदानी अगर जो लेडीज़ वर्कर है उनका किया जाता है तो ये एक मानवीय शोषण भी बोल सकते हैं। हालांकि 36% का आंकड़ा अलग अलग अध्ययनों और सर्वेक्षणों में भिन्न पाया गया है और यह सरकारी औसतन लगभग 3% से तुलना में बहुत अधिक जरूर है, लेकिन हर महिला का मामला सीधे काम से जुड़ा था। यह निष्कर्ष सभी मामलों में साबित नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि काम के मैटर में ही सिर्फ ये किया गया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? यह कहना सही है कि कठोर श्रम व्यवस्था और ठेका प्रथा ने इस संकट को बढ़ाया है, लेकिन सभी मामलों को केवल चिकित्सा के बजाय श्रम अर्थशास्त्र से जोड़ना सरलीकरण है। गीग वर्क्स ने समस्या पैदा नहीं की, पर यह उसकी असमान श्रम व्यवस्था की उपज है। तो ये जो न्यूज़ है ये सही है और इस चीज़ की तरफ ज़रूर सरकार को ध्यान देने चाहिए, उन वर्कर्स की तरफ भी ध्यान देने चाहिए। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। ये मणिकर्णिका घाट का वीडियो AI नहीं थी, सीएम योगी ने बताया था। ये हमने अपने पिछले 1-2 एपिसोड में बताया है इसके बारे में, लेकिन अभी इसके बारे में नया दावा किया जा रहा है, नए वीडियो सामने आया है। उसमें यह बताया जा रहा है कि पुजारी ने सच्चाई बता दी है। 23 जनवरी 2026 का एक द रेड माइक जनरल है, सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो अपने पब्लिश किए हैं। इसमें वो बताया, दावा कर रही कि कर्णिका घाट की वीडियो AI नहीं थी। सीएम योगी ने बताया था कि ये AI वीडियो है, जो कि पुजारी ने सच्चाई बता दी। सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर घाट से जुड़ी कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि पुराने मंदिर, मूर्तियाँ और खासकर महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को बुलडोजर से तोड़ा गया था। प्रशासन ने बताया कि ये तस्वीरें भ्रामक और AI जनरेटेड फर्जी हैं और वास्तविक स्थिति को गलत दिखा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कहा कि ऐसा AI वीडियो और फेक सामग्री भ्रम फैलाने के लिए बनाई गई थी, पर इसमें क्या है कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है। वहाँ मंदिर तोड़ी गई हैं और मूर्तियाँ, अहिल्याबाई की भी मूर्तियाँ डैमेज हुई हैं। तो इसको प्रशासन AI बोलकर और इस पर जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी की जा रही है। तो ऐसे भी न्यूज़ है और असल कार्य जो है इसको एक्चुअल में प्रेजेंट अलग तरीक़ा से किया जा रहा है। प्रेजेंट जो प्रशासन का दावा है वो ये है कि ये पुनर्निर्माण का कार्य है, उसको और अच्छा बनाने के कार्य चल रहे हैं और उस घाट को, मणिकर्णिका घाट को, इसलिए इस तरह की कुछ चीज़ें, मूर्तियाँ निकाली जा रही हैं, पर उसको डैमेज नहीं की रही। ये उनका दावा है, जबकि पुजारी और जो रेड माइक है ये दावा करती है कि नहीं, ये सब तोड़ी फोड़ी जा रही है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जो वीडियो तस्वीरें वास्तविक घटना नहीं है, उन्हें AI तकनीक से भ्रामक रूप से बनाया पेश किया गया है। और CM ने भी कहा है AI सामग्री भ्रम फैलाकर AI सामग्री से भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये भी सही है और हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस धार्मिक आस्था को जो गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की गई है उससे बचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। इसमें जो एक्स दैनिक भास्कर के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है 23 जनवरी 2026 को, दावा किया जा रहा है कि जैसलमेर आने वाली एक टूरिस्ट को देना होगा यात्री कर। जोधपुर बाड़मेर रोड पर बनेंगे 2 टोल नाके, एंट्री पर 50 से 200 रुपये तक भरने होंगे। इस दावे को हमने जब इसकी सत्यता जांच की, इसको फैक्ट चेक किया, तो ये दावा सही पाया गया है। राजस्थान के जैसलमेर नगर परिषद ने पर्यटकों से यात्री कर एक्शन शुल्क वसूलने का फैसला किया है। इसके लिए जोधपुर बाड़मेर रोड पर 2 एंट्री नाके, टोल नाके लगाया गया है और अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग तरह की शुल्क वसूल की जा रही है। यह टैक्स पहले 22 साल बाद फिर से लागू हुआ है। इसका उद्देश्य पर्यटकों की वजह से बढ़े
रख रखाव, सफाई और विकास खर्च को पूरा करना है। छूट क्या है? जैसलमेर के स्थानीय निजी वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्सी और अन्य वाहनों को देना होगा। यानी कि ये जो फैक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है और न्यूज़ दिखाई जा रही है, ये सही है। और जब भी आप अगर राजस्थान के जैसलमेर जा रहे हैं तो टोल टैक्स देने के लिए भी रेडी रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये है एक्स हैंडल इंडिया ऑफ वीकेंड का, जो 23 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुई है। यह बताता है द क्राइसिस ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड रिलेशंस। इंडिया और ईयू के ट्रेड रिलेशंस के बारे में ये आर्टिकल है, जिसमें हमने फैक्ट चेक किया। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि ईयू ने भारत के 87% निर्यात पर टैरिफ लगा दिया है। 87% निर्यात पर टैरिफ लगा दिया गया। तो ये हमने जब उसकी जांच पड़ताल की तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मुख्य तथ्य क्या है वो शॉर्ट में मैं बताता हूँ। भारत का जीएसपी लगभग 2024 में ही खत्म हुआ था। इंडिया ईयू एफटीए अभी साइन नहीं हुआ, बातचीत अभी जारी ही है। सीबीएम टैक्स नहीं है। 2026 से सीमा शुल्क की प्रक्रिया है। 87% निर्यात प्रभावित होने का कोई आधारित डेटा नहीं है। अरब देशों द्वारा प्रतिबंध की बात भी अफवाह है। निष्कर्ष क्या निकलता है? आप बताइए। आप 87% टैरिफ लगा दिए हैं। इस तरह का एक लंबा चौड़ा आर्टिकल प्रेजेंट किया गया है, अलग अलग चीज़ें बताई गई है, तो सब गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो पोस्ट में जो राय और डर को मिलाकर भ्रामक नेटवर्क बनाया जा रहा है, ये पता चलता है। फैक्ट चेकिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर कोई इन चीज़ों में जो भी खबर आती है उसका फैक्ट चेक जरूर करे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसमें द scroll.in हमें आर्टिकल छप है जो 23 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ है। इसमें हेडिंग है इन आसाम फॉर्ज फॉर्म्स एम्ड एट डिलीटिंग थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम वोटर्स रिंग अलार्म बेल्स। देखिए ये जो है, इसका अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो असम में फर्जी फॉर्म 7 के जरिए हजारों मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो तथ्य जो है एसआईआर जो प्रक्रिया है वो हर जगह इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं कि एसआईआर के थ्रू गलत तरीक़ा से मुस्लिम वोटर्स को काटा जा रहा है, और या जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। तो असम में भी यही घटना सामने आ रही है। फॉर्म 7 तथ्य इसके सामने अगर हम ढूंढें और प्रेजेंट करना चाहें तो उसमें फॉर्म 7 मतदाता सूची में आपत्ति नाम हटाने की वैधानिक प्रक्रिया है, वो एसआईआर की प्रक्रिया है। कुछ मामलों में लोगों ने कहा कि उनके नाम से बिना जानकारी फॉर्म भरे गए, ऐसा भी होता है, ऐसा भी कहा गया। scroll.in ने स्थानीय शिकायतें और उदाहरण रिपोर्ट किए हैं, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी सुनियोजित राज्य स्तरीय साजिश की पुष्टि नहीं की है। तो इलेक्शन कमीशन तो मतलब हम कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। मतलब हम एज अ इंडिविजुअल आम आदमी हैं, हम किसी बड़े सरकारी इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी एजेंसी के बारे में कुछ हमारे बोलना सही नहीं है। पर हम ज़रूर ये अपेक्षा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम जो एसआईआर के माध्यम से कर रही है वो परफेक्टली करे और सही तरह से करे, और भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाए रखे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि आरोप और शिकायतें सामने आई है और मामला जांच किया जा रहा है। और जैसा बताया गया कि हमें इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के अलग अलग राज्य से बहुत सारी धांधली और बहुत सारे नेगेटिव भी खबर आ रही है। लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और गलत तरीके से ऐड किए जा रहे हैं। कई राज्यों के चुनाव भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो इन चीज़ों को आप एज इंडिपेंडेंट एजेंसी आप काम करिए, न कि किसी सरकार के दबाव में और किसी के फेवर में। तो आज का फैक्ट चेक में इतना ही। हमने कुछ न्यूज़
इम्पोर्टेंट न्यूज़ कोशिश की है। आजकल के जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, उसकी सत्यता जांच करने की कोशिश की और आपको ये समझाने की कोशिश की कि हाँ, ये आपको किसी भी पोस्ट पर सीधा यकीन नहीं किया जाना चाहिए, करना चाहिए। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और आप अगर किसी पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उसके पहले 10 बार सोचिए। तो हमारे फैक्ट चेक का मकसद भी यही है और आशा करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी। आपके सुझाव और जो भी क्रिटिसिज्म है उसके लिए भी हम तैयार हैं, तो आप काइंडली हमें इस पर अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।